हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका यह पार्ट 8 वीडियो है। यानी कि इसके पहले आप लोगों को 7 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक पहले के 7 वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल सेलेक्ट कर प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए ज़्यादा बातों को हम लोग आगे न खींचते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके बाद अगर हमारा वर्क, हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा या से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। और नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी आपका है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको इसका आंसर चूज करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने चाहते हैं तो ओजोन परत जो आपकी होती है वो समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ये आपको एक जाल के रूप में बिछी हुई नज़र आती है। अगर हम लोग इसके कार्य की बात करते हैं तो जो भी हमारे सौर प्रकाश से पराबैंगनी किरणें उसके साथ में आती हैं तो उन्हें रोकने का काम करती है। और जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, अगर इनका दुष्प्रभाव हम लोग देखना चाहें तो इसका दुष्प्रभाव आपको स्किन कैंसर के रूप में देखने को मिल सकता है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, चींटी के दंश या डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 4 है आपका एस्कार्बिक अम्ल। आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, फार्मिक अम्ल। अगर हम लोग इसके रासायनिक सूत्र की बात करना चाहें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। और ये जो फार्मिक अम्ल आपका होता है, ये अगर चींटी का जो दंश होता है आपके बॉडी में कहीं भी लग जाता है तो वहाँ पे आपको सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा सा उसमें जलन भी आपको देखने को मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। स्नेहक तेल, बिटुमेन, पैराफिन मोम, ऑप्शन डी है आपका कोक। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों से कराया जा चुका है। आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोक। कोक जो होता है ये कोयले से तैयार किए जाने वाला ठोस ईंधन होता है। और बाकी के जो 3 दे रखे हैं, स्नेहक तेल, विटामिन और पैराफिन मोम जो होते हैं, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, निम्न जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका कवक, ऑप्शन बी है आपका राइजोबियम, ऑप्शन सी है आपका शैवाल, ऑप्शन डी है आपका वायरस। तो आप लोगों को इसका आंसर चूज करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका शैवाल, यानी इसे एल्गी बोला जाता है। और जो शैवाल होते हैं ये पौधों के समान ही सूर्य से जो प्रकाश आता है तो उसके द्वारा ये लोग अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और अगर इनसे पूछा जाए आप लोगों से कि ये स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं तो आप लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे, ये स्वपोषी होते हैं। और आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका जूल, ऑप्शन बी है आपका कैलोरी, ऑप्शन सी है आपका किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है आपका तरंगदैर्घ्य। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जूल। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है यानी वो किस प्रकार से होता है, कम ताप से अधिक की ओर जाता है या अधिक ताप से कम की ओर जाता है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर जाता है। अगर हम लोग इसके व्यवहार की बात करते हैं तो ऊष्मा जो होती है उसका व्यवहारतः जो इसका मात्रक होता है तो उस कैलोरी के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन सी है आपका केवल अनुदैर्ध्य,
ऑप्शन डी है आपका ना तो अनुदैर्ध्य ना तो अनुप्रस्थ। आइए इसका आंसर हम लोग चूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल अनुदैर्ध्य। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी इनके संचरण के लिए आपको सभी माध्यमों की आवश्यकता होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस जो माध्यम होते हैं उनमें ये गमन करती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है कि जो निर्वात होता है उसमें ध्वनि का संचरण होता है या नहीं, तो आप लोग क्या टिक करेंगे कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, क्योंकि जो आपकी ध्वनि होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आपसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायु में, जल में, इस्पात में या निर्वात में। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो आपका इस्पात होता है यानी ये ठोस होता है, तो ध्वनि की तरंग की चाल जो होती है वो इस्पात में सर्वाधिक होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होती है, यानी 5960 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। आप लोग अच्छे से इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है। ऑप्शन 4 आपको नीचे दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है रिक्सिया फ्लूटेंट, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है रिक्सिया डिस्कलर, इसके बाद ऑप्शन सी आपसे कह रहा है मार्केसिया पॉलीमोर्फा, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है इनमें से सभी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्सिया फ्लूटेंट। इसके सामान्य नाम की बात करते हैं हम लोग, तो इसका सामान्य नाम जो होता है वो फ्लोटिंग क्रिस्टल वार्ट होता है, और यह सामान्यतः आप लोगों को तालाबों में तैरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, अमरबेल, रेफ्लेक्सिया, ऑप्शन सी आपका चंदन, ऑप्शन डी आपका विक्सम। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरबेल। ये कई बार आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये पर्यावरण में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से आपका और पूछ लिया जाता है कि जो अमरबेल होता है उसमें उसकी पत्तियों में पड़हरिम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो अमरबेल होता है उसमें पड़हरिम का पूर्णतः अभाव होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन। ऑप्शन बी है आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुष्पासन। ऑप्शन सी है आपका अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और पुष्पासन, यानी इसका जो जननांगों का व्यवस्थित क्रम होता है वो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन के क्रम में होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन था, और हम लोगों ने इसके पिछले स्लाइड में क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में यानी प्रैक्टिस के रूप में छोड़ा था, जिसका कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास भी किया है। आइए उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, पर्वतों की हवाओं के कारण, वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण जो होता है हमारा पानी वो 100 सेंटीग्रेड के नीचे ही उबलने लगता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोग हर सीरीज में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में यानी प्रैक्टिस के रूप में छोड़ कर जाते हैं, जिसकी हम लोग आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, SO2, Cl2, H2S, Br2। तो कमेंट के माध्यम से आप लोगों को इसका आंसर देना है, ताकि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन था। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों से वीडियो के अंत में लाइक की अपेक्षा की जाती है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और नई सोच के साथ में। तो
मिलते हैं। आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगा आने वाली आगामी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।